हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे बहुत ही प्यारा चैप्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमोंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ठीक है, यानी कि साझेदारी का पुनर्गठन देखेंगे और जो वर्तमान साझेदार होंगे उनके लाभ अनुपात में परिवर्तन देखेंगे। ठीक है, यानी कि बहुत ही प्यारा सा चैप्टर होने वाला है आप लोगों के लिए, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। और चूँकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, और जितने भी सब्जेक्टिव मतलब थे आप लोगों को करा दिया गया है। अगर लिंक चाहिए तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के और लिंक देख सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, टोटल जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे सब आपको डिस्कशन के साथ उपलब्ध है। ठीक है, यानी कि कोई भी क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो उसका आंसर हम लोग जब पता करते हैं तो सिर्फ हम लोग को आंसर पता होता है। ठीक है, लेकिन आपको इस वीडियो में आंसर क्यों होता है इसके बारे में हमको जानकारी देंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है कि साझेदारी फॉर्म में पुनर्गठन पर दायित्व के मूल्य में कमी से होती है। ठीक है, यानी कि जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है पार्टनरशिप का तो उस समय जब जो दायित्व होता है, दायित्व के मूल्य में जब कमी होती है तो उससे क्या होता है, क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, वर्तमान साझेदारों को लाभ होता है या वर्तमान साझेदारों को हानि होती है, या वर्तमान साझेदारों को ना लाभ होता है ना हानि होती है, और इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या बताना है, आपको सिर्फ ये बताना है कि साझेदारी के जब पुनर्गठन होता है तो उस समय दायित्व के मूल्य में कमी होती है, तो उस समय पार्टनर्स को क्या होता है, लाभ होता है या हानि होती है, या ना लाभ ना हानि, कुछ नहीं होता है, या इनमें से कुछ नहीं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है जब दायित्व का मूल्य कम होता है, जाहिर सी बात है कि अगर आपके ऊपर कोई दायित्व है और दायित्व का मूल्य कम होगा तो आपको लाभ होगा। अगर आपकी संपत्ति बढ़ेगी तब लाभ होगा, और अगर आपका दायित्व कम होगा तब लाभ होगा। ठीक है, अगर आपका दायित्व बढ़ता है तो हानि होती है, और अगर संपत्ति का मूल्य घटता है तो हानि होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है दिया है कि अगर दायित्व के मूल्य में कमी होती है तो क्या होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जब दायित्व का मूल्य कम होगा तो हमको प्रॉफिट होगा। ठीक है, यानी कि एक का आंसर हो जाएगा ए, वर्तमान साझेदारों को लाभ होता है। क्लियर, इसमें कोई डाउट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साझेदार के प्रवेश पर पुराने चिट्ठे में दर्शाए गए संचय हस्तांतरित करेंगे। यानी कि जब कोई साझेदार साझेदारी में एंट्री करता है तो उस समय देखते हैं कि कुछ रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स कुछ रिजर्व बना करके रखते हैं। ठीक है, तो वो जो रिजर्व होगा, ठीक है, उसको हम कहाँ दिखाएंगे, साझेदार के पूंजी खाते में दिखाएंगे, या नए साझेदार के पूंजी खाते में, या पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब कोई पार्टनर साझेदारी में एंट्री करता है तो उस टाइम तक जो भी रिजर्व होता है वो तो ओल्ड पार्टनर का होता है। बात समझ में आ रही है। अगर हम रिजर्व करते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 5 पार्टनर मिल करके कोई सॉरी अगर 5 पार्टनर मिल करके कोई पार्टनरशिप चला रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो भी संचय लोग किए होंगे तो उन लोगों के लाभ से न कटा होगा। अब जो नया पार्टनर आ रहा है उसमें कुछ नहीं है, तो जो नया पार्टनर होगा, नया पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा। जो ओल्ड पार्टनर्स होंगे वो संचय उन्हीं लोगों के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में। क्लियर, यानी कि जो नया पार्टनर आएगा उसके लिए वो संचय नहीं होगा, क्योंकि संचय लाभ में से किया जाता है, और लाभ इससे पहले जो लोग कमाए होंगे उन्हीं का लाभ होगा, और संचय उन्हीं का भी होगा। ठीक है, तो इससे पहले जो ओल्ड पार्टनर्स होंगे, ओल्ड पार्टनर्स के जो पूंजी कैपिटल अकाउंट होगा उसमें उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिया है कि किसी नए साझेदार के प्रवेश पर परिसंपत्तियों में हुई मूल्य की वृद्धि को नाम किया जाएगा। यानी कि अगर कोई सॉरी अगर कोई पार्टनर, ठीक है, अगर कोई पार्टनर साझेदारी में एंट्री करता है तो उस टाइम जो एसेट्स होंगे, एसेट्स के मूल्य में अगर वृद्धि होती है तो उसको हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, कहाँ डेबिट किया जाएगा। ठीक है, तो दिया हुआ है कि पुनर्मूल्यांकन खाता में, संपत्ति खाता में, या पुराने साझेदारों के खाते में, या इनमें से कोई नहीं।
ठीक है। तो कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, तो अगर साझेदारी में कोई पार्टनर एंट्री करता है और अगर संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होती है तो उसको हम एसेट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, एसेट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। यानी कि आंसर जो होगा, आंसर हो जाएगा बी नंबर, एसेट अकाउंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया है कि फॉर्म के लिए आहरण पर ब्याज है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि जो पार्टनर्स आहरण करते हैं तो आहरण पे ब्याज देंगे, जाहिर सी बात है। अगर कोई पार्टनर साझेदारी से आहरण करता है तो वो क्या करेगा, आहरण पर ब्याज देगा, ठीक है। तो जब वो आहरण पर ब्याज देगा तो इस क्या हो जाएगा, तो वो फॉर्म के लिए आय हो जाएगी, ठीक है। अगर पार्टनर्स आहरण पे ब्याज देते हैं तो वो फॉर्म के लिए क्या है, आय है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से होता है, ठीक है। यानी कि मतलब जो वर्तमान साझेदार होंगे उनके लाभ विभाजन अनुपात में जब परिवर्तन होगा तो क्या होगा, इफेक्ट क्या पड़ेगा, फॉर्म का पुनर्मूल्यांकन होगा या फॉर्म का पुनर्गठन होगा या फॉर्म का समापन होगा या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए आंसर क्या होगा, तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम होता है फॉर्म का मूल्यांकन, ठीक है, पुनर्मूल्यांकन। जब साझेदारी में मतलब साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में कुछ परिवर्तन होता है तो उस टाइम से फॉर्म का पुनर्मूल्यांकन होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, फॉर्म का पुनर्गठन होता है, ठीक है। और जब फॉर्म का पुनर्गठन होता है तो उस टाइम हम पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, वर्तमान साझेदार के अगर लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है तो उस टाइम क्या होता है, फॉर्म का पुनर्गठन होता है और उस टाइम हम लोग फॉर्म का पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया कि साझेदारी अनुबंध में परिवर्तन का परिणाम है। जब साझेदारी अनुबंध में परिवर्तन होता है तो क्या होता है, ठीक है। तो दिया हुआ है कि फॉर्म का पुनर्गठन होता है या फॉर्म का समापन होता है या फॉर्म का एकीकरण होता है या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो उस टाइम क्या होता है, फॉर्म का पुनर्गठन होता है, ठीक है। जब कोई साझेदारी के अनुबंध में परिवर्तन होता है या कोई साझेदार एंट्री करता है तो उस टाइम क्या होता है, साझेदार मतलब जो फॉर्म है फॉर्म का पुनर्गठन किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि साझेदारी समझौते में परिवर्तन से, ठीक है, यानी कि साझेदारी समझौते में कोई परिवर्तन होता है तो क्या होता है, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन आपके साथ सामने है, साझेदारों के मध्य संबंध बदल जाते हैं या साझेदारी व्यवसाय का अंत हो जाता है या साझेदारी फॉर्म का विघटन हो जाता है या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो क्या होता है, तो जब साझेदारी समझौते में परिवर्तन होता है तो साझेदारों के जो बीच का संबंध होता है वो बदल जाते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि ए एवं बी एक फॉर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को 2:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं, ठीक है। अब उन्होंने समान अनुपात में लाभ हानि को बांटने का निर्णय किया है, ए का त्याग क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को त्याग निकालना है, त्याग का मतलब क्या, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्लियर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। तो इनका ओल्ड कितना है, 2:1 का है यानी कि 2/3 और न्यू कितना है, तो न्यू समान अनुपात है यानी कि समान अनुपात जब कहेगा तो 1:1 का रेशियो हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 1/2। क्लियर, तो ओल्ड कितना है 2/3 और न्यू है 1/2, ठीक है। तो अगर हम सैक्रिफाइसिंग निकालें इनका ए का तो हो जाएगा 2/3 माइनस 1/2। अगर माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/6, ठीक है। कोई डाउट, कितना हो जाएगा 1/6। तो यही आंसर हो जाएगा, यानी कि जो सी है, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखा जाए, अगला क्वेश्चन है कि साझेदारी फॉर्म के पुनर्गठन पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का परिणाम है, ठीक है। यानी कि अगर साझेदारी फॉर्म के पुनर्गठन पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि होती है तो उससे क्या होगा, वर्तमान साझेदार को लाभ होगा या वर्तमान साझेदार को हानि होगी या न लाभ न हानि या उनमें से कोई नहीं, ठीक है।
तो ये बताए थे कि अगर संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होती है और दायित्व का मूल्य घटता है तो लाभ, ठीक है, और अगर दायित्व का मूल्य बढ़ता है और संपत्ति का मूल्य घटता है तो हानि, ठीक है। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, वर्तमान साझेदारों को लाभ होगा। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्स वाई तथा जेड एक फॉर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को 4-3-1 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने भविष्य में 5-4-3 के अनुपात में लाभ बांटने का निर्णय किया है, ठीक है। एक्स तथा वाई के त्याग का अनुपात है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दो व्यक्तियों का त्याग निकालना है, ठीक है। किनका, यहाँ दो आदमियों का फॉर्मूला यूज़ करना है, सेक्रीफाइस निकालना है, ठीक है। किसका, तो एक्स और वाई का, ठीक है। तो जब एक्स और वाई का हम लोग को सेक्रीफाइजिंग निकालना है तो सेक्रीफाइजिंग का फॉर्मूला भी बताए थे। सेक्रीफाइजिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था बताइए, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यही था ना। तो ओल्ड रेशियो इनका कितना हो जाएगा, 4-3-1 और न्यू कितना हो जाएगा, 5-4-3, ठीक है। तो चलिए किसका किसका निकालना है हमको ये देख लेते हैं। तो चूंकि x का निकालना है तो x के लिए क्या हो जाएगा, ओल्ड कितना है, 4/8 माइनस 5/12। क्लियर, 4/8 माइनस 5/12, ठीक है। तो अब इसका हम अगर बट्टा का घटाव करते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ लघुत्तम दोनों का एलसीएम 24 हो जाएगा, ठीक है। तो 4×3 = 12 माइनस 10 यानी कि 2/24 इनका हो गया, ठीक है। अब y का देख लेते हैं, y का कितना है, तो y का हो जाएगा 3/8 माइनस 4/12, ठीक है। यहाँ a का कितना हो गया, 2/24, ठीक है, x का। तो x का 2/24 है, ठीक है। y का निकालते हैं तो y का हो जाएगा 3/8 माइनस 4/12। क्लियर। तो कितना हो जाएगा, इनका भी एलसीएम 24, 8×3 = 24, 3×3 = 9 माइनस 4×3 = 12, 12×2 = 24 और 4×2 = 8 यानी कि 1/24, ठीक है। तो x का 2/24 और y का 1/24, ठीक है। तो देखिए कहीं पे 2/24 और 1/24 कहीं पे दिया हुआ है क्या आंसर, ये जो आंसर है ना, आंसर में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। टाइपिंग में यहाँ पे 2/24 होना चाहिए था, ठीक है। तो x का 2/24, ठीक है, और y का जो है 1/24 यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2/24 होना चाहिए था, मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, इसके लिए सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 2/24 और 1/24 इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है कि साझेदारी फॉर्म के पुनर्गठन पर अलिखित देनदारी का लेखा करने पर होगा, ठीक है। यानी कि जब हम साझेदारी फॉर्म का मतलब पुनर्गठन करते हैं तो उस टाइम जो देनदारी है, देनदारी मतलब क्या, दायित्व, ठीक है। तो अगर हम दायित्व का लेखा करते हैं तो क्या होता है, हमको हानि होती है, ठीक है। तो जो वर्तमान साझेदार होंगे उनको हानि होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि x और y 2-3 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। उन्होंने भविष्य में समान अनुपात से लाभ हानि को बांटने का तय किया है। कौन साझेदार किस अनुपात में त्याग करेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर भी क्या निकालना है, हमको सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकालनी है, ठीक है। सेक्रीफाइजिंग रेशियो इक्वल टू क्या होता है, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दोनों का बारी बारी में। तो अगर हम x की बात करें तो x का ओल्ड कितना है,
ओल्ड है 2/5 माइनस 1/2, ठीक है। अब हम इसका अगर बट्टा का घटाव करते हैं तो कितना हो जाएगा, एलसीएम 10, ठीक है। 5 दूना का 10, 2 दूनी के 4, 2 पच्चे 10, 5 एकम 5। देखिए चूँकि हमने फॉर्मूला किसका लगाया है, सैक्रिफाइजिंग का, ठीक है। और सैक्रिफाइजिंग का फॉर्मूला लगाया है और जो प्रोडक्ट है वो माइनस में आ रहा है, ठीक है। यानी कि 4 में से 5 अगर घटाते हैं तो -1/10, ठीक है। यानी कि हम उसको 1/10 लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। लेकिन ये माइनस में जा रहा है ना प्रोडक्ट, तो अगर हमने सैक्रिफाइजिंग का फॉर्मूला लगाया है और अगर प्रोडक्ट माइनस में जा रहा है तो इसका मतलब कि ये गेन है। क्लियर। अगर हमने सैक्रिफाइजिंग का फॉर्मूला यूज़ किया और अगर प्रोडक्ट माइनस में जा रहा है तो इसका मतलब कि ये क्या है, गेन है, ठीक है। तो एक्स क्या कर रहे हैं, एक्स गेन कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, तो 1/10। तो ऐसे भी आप लोग पता होना चाहिए कि जितना कोई पार्टनर गेन करता है, कोई पार्टनर जितना गेन करता है उतना ही कोई पार्टनर सैक्रिफाइस करता है। क्लियर। और यहाँ पे 2 पार्टनर है ही, एक्स और वाई। तो एक्स ने गेन कितना किया था, 1/10। तो जाहिर सी बात है कि वाई ने सैक्रिफाइस कितना किया होगा, इसने 1/10 ही सैक्रिफाइस किया होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आंसर निकलेगा, कितना आएगा, सी नंबर, वाई के द्वारा 1/10 सैक्रिफाइस, ठीक है। लेकिन फिर भी देख लेते हैं इनका जो सैक्रिफाइस है, अगर वाई की बात करें तो बना कर देख लेते हैं। वाई का 3/5 माइनस 1/2। अब 5 2 का एलसीएम निकालेंगे तो 10, ठीक है। 5 दूना का 10 और 2 तिया का 6 माइनस 2 पच्चे 10, 5 एकम 5। यानी कि 6 में से 5 घटाएंगे तो 1/10 आ जाएगा। और ये क्या है, सैक्रिफाइजिंग का फॉर्मूला लगाएं तो सैक्रिफाइस करेंगे। तो इस तरह से 1/10 से क्या करेंगे, वाई सैक्रिफाइस करेंगे, ठीक है। ऐसे भी आंसर कट निकल के आया, आंसर नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट है, अगर नहीं है तो आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे देखते हैं। 13 में क्या है, दिया है कि ए, बी और सी एक फॉर्म में साझेदार हैं। यदि डी नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है तो क्या होगा, पुरानी फॉर्म का विघटन होगा, पुरानी फॉर्म तथा पुरानी साझेदारी का विघटन होगा, पुरानी साझेदारी विघटित होगी, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा अगर कोई पार्टनर साझेदारी में एंट्री करता है तो मात्र साझेदारी विघटित होती है, फॉर्म विघटित नहीं होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि अगर कोई पार्टनर साझेदारी में एंट्री करता है या कोई पार्टनर साझेदारी छोड़ के जाता है तो सिर्फ और सिर्फ साझेदारी विघटित होगी, न कि फॉर्म, ठीक है। यानी कि फॉर्म किसी भी कंडीशन में विघटित नहीं होगा जब तक कि सारे साझेदार छोड़ के ना जाए, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है कि पूंजी पर ब्याज को सामान्यतः मानना चाहिए। क्या मानना चाहिए भाई, लाभ का विभाजन, एक संपत्ति, एक व्यय, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो पूंजी पर ब्याज को लाभ का विभाजन मानना चाहिए, ठीक है, लाभ का विभाजन। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि साझेदारी फॉर्म के पुनर्गठन पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का परिणाम है, ठीक है। यानी कि जब पुनर्गठन होता है तो संपत्तियों के मूल्य जब बढ़ते हैं तो क्या होता है, ठीक है। वर्तमान साझेदारों को लाभ होता है या वर्तमान साझेदारों को हानि होती है, या न लाभ न हानि, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जब संपत्तियों का मूल्य बढ़ेगा, ठीक है, तो उससे क्या होता है, साझेदारों को लाभ होता है। क्लियर। जब भी संपत्तियों का मूल्य बढ़ेगा तो साझेदारों को उससे लाभ होगा। अगला क्वेश्चन है कि साझेदारी फॉर्म के पुनर्गठन पर अलिखित संपत्ति का लेखा करने पर होगा, ठीक है। तो जब हम साझेदारी फॉर्म का विघटन होता है, पुनर्गठन होता है, ठीक है, तो उस टाइम जो अलिखित संपत्तियाँ होती है उसको अगर हम लिखते हैं तो उससे भी हमको लाभ होता है। क्लियर। अगर अलिखित संपत्ति को हम लिखते हैं तो उससे भी हमको लाभ होती है।
अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि साझेदारी फॉर्म के पुनर्गठन पर अलिखित दायित्व का लेखा करने पर क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम संपत्ति का लेखा करते हैं तो लाभ होगा, तो अलिखित दायित्व का लेखा करेंगे तो हमको हानि होगी। ठीक है, तो अगर हम साझेदारी फॉर्म के पुनर्गठन पर दायित्व का लेखा करते हैं तो हमको हानि होगी। क्लियर। आगे देखा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता है। ठीक है, यानी कि जो पुनर्मूल्यांकन खाता होता है वो कौन सा खाता होता है, व्यक्तिगत होता है या वास्तविक होता है या नाम मात्र खाता हो या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या निकल के आएगा, आंसर निकल के आएगा कि एक नाम मात्र खाता है, चूँकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा बनाया जाता है। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, तो एक नाम मात्र खाता है, तो इसीलिए पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता क्या है, एक नाम मात्र खाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। ठीक है, किस अनुपात में, तो पुराने लाभ हानि अनुपात में या नए लाभ हानि अनुपात में या समान अनुपात में या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो पुनर्मूल्यांकन खाते का जो शेष होगा वो पुराने साझेदारों के किस मतलब जब ट्रांसफ़र करेंगे तो किस रेशियो में करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि जो पुराना अनुपात होगा उसी में हम ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब नया पार्टनर एंट्री करेगा साझेदारी में, ठीक है, तो जब पार्टनर एंट्री करेगा तो रेशियो नया बनेगा। ठीक है, तो उस टाइम तो उस रेशियो में हम मतलब उनका लाभ या हानि जो भी हो उसको हम बांट नहीं सकते हैं। ठीक है, या पूंजी जो भी हो नहीं बांट सकते हैं, तो किस रेशियो में बांटेंगे, तो इनके ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। क्लियर। चलिए आगे देखता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि x और y 2:3 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। ठीक है, भविष्य में उन्होंने समान अनुपात में लाभ बांटना तय किया है, कौन साझेदार किस अनुपात में त्याग करेगा। यहाँ पर भी क्या निकालना है, यहाँ पर भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना ही है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला शायद आपको पता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्या करना है, यहाँ पे पार्टनर्स का यहाँ पे देखना है पार्टनर्स कौन कौन है, x और y है, 2:3 का अनुपात है, भविष्य में उन्होंने लाभ हानि अनुपात को बांटना तय किया है समान अनुपात में। तो हमको करना क्या है, हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो अगर हम x को लेते हैं, ठीक है, तो x का ओल्ड कितना है 2/5, न्यू कितना है 1/2। अगर हम निकालते हैं इसका एलसीएम तो 10, 5 दूना का 10, 2 दूना का 4, माइनस 2 5 10, 5 एकम 5, यानी कि ये 1/10 क्या करेंगे, गेन करेंगे। ठीक है, जो x है x 1/10 गेन करेंगे। तो जाहिर सी बात है, पिछले क्वेश्चन में भी बताए थे कि अगर कोई पार्टनर जिस रेशियो में गेन करता है उसी रेशियो में कोई पार्टनर त्याग भी करेगा, तो उसी रेशियो में y त्याग करेंगे। ठीक है, यानी कि y का त्याग कितना हो जाएगा 1/10। क्लियर। जिस रेशियो में कोई पार्टनर गेन करेगा उसी रेशियो में कोई पार्टनर त्याग करेगा। ठीक है, या फिर अगर जिस रेशियो में कोई पार्टनर त्याग करेगा उसी रेशियो में कोई पार्टनर गेन करेगा। ठीक है, तो y का त्याग कितना हो जाएगा 1/10। ठीक है, तो आंसर इसमें देखिए, आंसर इसमें दिया हुआ है सी नंबर, y द्वारा 1/10 का त्याग। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे देखा जाए। दिया है कि ए बी सी और डी लाभ हानि को बराबर बराबर बांटते हैं, उन्होंने अपने लाभ विहरण अनुपात को 2-2-1-1 में परिवर्तित कर लिया, सी का त्याग कितना होगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है सी के लिए सी का फॉर्मूला लगा लेंगे। सी का ओल्ड रेशियो कितना है ओल्ड रेशियो 1/4, क्योंकि बराबर बांटते हैं। ठीक है, और न्यू कितना है, न्यू भी 1/6 है, एलसीएम 12 हो जाएगा। ठीक है, इनका 3 माइनस 2 यानी कि 1/12, तो जो 1/12 हो जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 1/12 कौन सा है, तो 1/12 बी है, तो बी इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है कोई डाउट नहीं ना। सी का जो
ओल्ड है 1/4 और न्यू है 1/6, ठीक है। दोनों का एलसीएम 12, 4 तिया का 12 तो 3 एकम 3, 6 दूनी का 12 तो 2 एकम 2, ठीक है। यानी कि 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा और बट्टा में 12, ठीक है। तो ऐसे क्या हो जाएगा 1/12 आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि त्याग अनुपात बराबर क्या होता है, ठीक है। उस टाइम से आप लोगों को एक ही फॉर्मूला बता रहे हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। यानी कि ओल्ड का मतलब क्या, पुराना, तो पुराना अनुपात में से नया अनुपात घटाएंगे तो हमारा त्याग अनुपात निकल जाएगा। तो इसका मतलब कि हमारा बी जो आंसर हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, दिया है कि लाभ प्राप्ति अनुपात बराबर क्या होता है, ठीक है। यानी कि गेनिंग रेशियो क्या होता है, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा। यानी कि न्यू रेशियो में से अगर हम ओल्ड रेशियो घटाते हैं तो हमारा गेनिंग रेशियो निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्लियर। कोई डाउट है। अगर हम गेनिंग रेशियो की बात करते हैं तो न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो घटाने पर जो बचता है वो हमारा गेनिंग रेशियो है। और अगर हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात करते हैं तो ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो घटाने पर जो बचता है वो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि एक्स तथा वाई लाभ और हानि को 3:2 के अनुपात में बांटते हैं। अब वे लाभ को समान अनुपात में बांटने के निर्णय करते हैं, कौन सा हिस्सेदार किस अनुपात में त्याग करेगा, ठीक है। यानी कि ये वाला जो क्वेश्चन है साथ लग रहा है कि वही सेम क्वेश्चन है जो 20 नंबर हम लोगों ने देखा था, जो 20 नंबर क्वेश्चन देखे थे। एक्स और वाई 2:3 के अनुपात में है, ठीक है। और यहाँ पे आपका एक्स और वाई का 3:2 दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है। चलिए कोई बात नहीं। तो इसमें भी क्या करना है, हमको सैक्रिफाइसिंग निकालना है। तो फिर एक्स का देख लेते हैं। एक्स का कितना है, ओल्ड है 3/5, ओल्ड है 3/5 और न्यू जो है वो इनका है, न्यू कितना है क्योंकि अब ये समान अनुपात में बांटेंगे ना, तो समान अनुपात का मतलब क्या, 1/2, ठीक है। फिर दोनों का एलसीएम 10, 5 दूना का 10, 2 तिया का 6 माइनस 2 पच्चे 10 और 5 एकम 5, ठीक है। यानी कि 6 में से 5 घटाएंगे तो 1/10, यानी कि जो एक्स है, एक्स 1/10 सैक्रिफाइस करेगा, ठीक है। तो एक्स का कहाँ है, 1/10, ये रहा आपका सी नंबर, ठीक है। तो एक्स क्या करेगा, एक्स 1/10 सैक्रिफाइस करेगा। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि नए साझेदार के प्रवेश के समय पुस्तकों का लाभ हानि खाता का मतलब कोई शेष है, ठीक है, तो उसे हस्तांतरित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, तो लाभ हानि समायोजन खाता में, या सभी साझेदारों के पूंजी खाता में, या पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में, या पुनर्मूल्यांकन खाते में, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो नया पार्टनर आ नहीं रहा है, ठीक है, तो पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि संपत्तियों एवं दायित्वों को मूल्यांकित मूल्य पर दिखाया जाता है। कहाँ दिखाया जाएगा, तो नए आर्थिक चिट्ठे में, या पुनर्मूल्यांकन खाते में, या सभी साझेदारों के पूंजी खाते में, या फिर वसूली खाते में, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा नए आर्थिक चिट्ठे में, क्योंकि जो उन लोगों का पुनर्मूल्यांकित मूल्य होगा, ठीक है, उसको हम एक नया आर्थिक चिट्ठा बनाएंगे, बैलेंस शीट, ठीक है। और उसमें उन सभी को जो नया मतलब पुनर्मूल्यांकित मूल्य होगा, उस पुनर्मूल्यांकित मूल्य को उसमें दिखाया जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा नए आर्थिक चिट्ठे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, यह है कि चालू खाता है। चालू खाता क्या है, व्यक्तिगत खाता है, या वास्तविक खाता है, या नाम मात्र खाता है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो चालू जो खाता होता है वो होता है व्यक्तिगत खाता, ठीक है। चलिए इस तरह से आज का टोटल जो क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन आप लोगों का समाप्त हो गया, ये रिकॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। अब अगले क्लास में हम लोगों देखेंगे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, ठीक है। यानी कि कोई पार्टनर जब साझेदारी में एंट्री करता है तब कौन कौन सी क्रियाकलाप किए जाते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ठीक है। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कॉमर्स से संबंधित सभी वीडियोज़ आप लोगों को उपलब्ध होते रहें, ठीक है।